हाय गाइस, मैं केमिस्ट्री गुरु एमडी रिजवान सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज एक वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे मेटलर्जी का, धातु कर्म के सामान्य सिद्धांत यानी जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, धातु कर्म के सामान्य सिद्धांत। तो आप लोग यहाँ पे अपने दिमाग को केंद्रित कीजिएगा। धातु कर्म के सामान्य सिद्धांत जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी यानी धातु कर्म के सामान्य सिद्धांत। देखो बेटा, काफी इजी है। धातु कर्म के सामान्य सिद्धांत काफी इजी है। हम लोग को धातु प्राप्त करने के लिए कौन कौन से कार्य करने होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस, कौन कौन से प्रक्रिया से हमको कौन कौन से सिद्धांत से गुजरने होते हैं, उसके बारे में स्टडी यहाँ पे करेंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल है अयस्क का सांद्रण, अयस्कों का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ उर्स। सेकेंड है हीटिंग प्रोसेस। अयस्क के सांद्रण के बाद सांद्र अयस्क को हीट करते हैं, तो हीट करने का एक प्रोसेस है भर्जन और से एक प्रोसेस है निस्तापन। निस्तापन के बारे में आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में क्रॉस कर दिए हैं, अपवर्जन ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। थर्ड प्रोसेस है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड यानी धातु के ऑक्साइड का अवकरण। और चौथा प्रोसेस है क्या है, शोधन। धातु जो मिलता है उसका शोधन करते हैं। तो ये चार हम लोग प्रिंसिपल से गुजरेंगे। अयस्कों का सांद्रण, हीटिंग करेंगे यानी भर्जन यानी स्थापन, अवकरण, और जो अवकरण के बाद जो मेटल मिलेगा उसका शुद्धिकरण या शोधन करेंगे। तो सबसे पहला आज का प्रिंसिपल हम लोगों का होगा अयस्कों का सांद्रण, अयस्कों का सांद्रण ही कंसंट्रेशन ऑफ उर्स, अयस्कों का सांद्रण कंसंट्रेशन ऑफ उर्स। तो सबसे पहले स्टडी क्या करेंगे, हेडिंग आप लोग क्या बनाएंगे, अयस्कों का सांद्रण। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ उर्स क्या है, अयस्कों का सांद्रण क्या है, अयस्कों का सांद्रण क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ उर्स क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। अयस्क कहां से मिलता है बेटा, कहां से मिलता है, मिट्टी से। कहां से मिलता है, मिट्टी से। तो मिट्टी से मिलता है तो उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि होगा, ऐसा तो नहीं है कि वो प्योर होगा, कुछ इम्प्योरिटी होगा, कुछ अशुद्धि होगा। उन अशुद्धियों को अलग करना है अयस्क से, अयस्क से अशुद्धियों को अलग करना। अयस्क से किसको अलग करना, किसको अलग करना, अशुद्धियों को अलग करना अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। अयस्कों का क्या कहलाता है, सांद्रण कहलाता है। तो अयस्क के सांद्रण अगर पूछा जाए तो अयस्कों से अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अब अयस्क का सांद्रण जो है वो दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से। एक भौतिक विधि और दूसरा रासायनिक विधि। भौतिक विधि और रासायनिक विधि यानी फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस। तो अयस्क से अशुद्धि को निकालने की प्रक्रिया को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। ये दो प्रकार से किया जा सकता है, बाय फिजिकल प्रोसेस, बाय केमिकल प्रोसेस, यानी कि भौतिक विधि द्वारा और रासायनिक विधि द्वारा। तो अयस्क से अशुद्धि निकालने की प्रक्रिया अयस्क का सांद्रण कहलाता है। और जो अशुद्धि निकलता है उस अशुद्धि को बेटा क्या कहते हैं,
अयस्क से अशुद्धि जो निकलता है उस अशुद्धि को बोलते हैं गैंग। क्या कहते हैं? गैंग या मैट्रिक्स। गैंग या मैट्रिक्स या अधात्री। क्या बोलते हैं? अधात्री। तो बात यहां पे देखिएगा, अयस्कों का सांद्र, अयस्क से किसको निकालना? अशुद्धि को निकालना। क्या कहलाता है? अयस्क का सांद्र। अयस्क से जो अशुद्धि बाहर निकलता है उन अशुद्धियों को गैंग कह सकते हैं, मैट्रिक्स कह सकते हैं या अधात्री कह सकते हैं। गैंग, मैट्रिक्स या अधात्री। अब आप कहेंगे सर अयस्कों का सांद्रण कितने विधि से? दो विधि से, भौतिक विधि और रासायनिक विधि। भौतिक विधि में सबसे पहला विधि होगा बाय हैंड पिकिंग मेथड, यानी हाथ से चुनकर, हाथ से चुनकर। लीजिए, तो भौतिक विधि क्या है? बाय हैंड पिकिंग, बाय हैंड पिकिंग, हाथ से चुनकर। दूसरा गुरुत्व पृथक्करण विधि, यानी कि क्या? ग्रेविटेशनल सेपरेशन प्रोसेस। चुंबकीय पृथक्करण विधि यानी मैग्नेटिक सेपरेशन। फेन प्लोन विधि, फ्रोथ फ्लोटेशन, यानी फेन प्लोन विधि यानी फ्रोथ फ्लोटेशन विधि। और चौथा, पांचवा जो है आपका द्रवीकरण यानी लिक्वेशन, द्रवीकरण विधि। और रासायनिक विधि में आपको निछालन, जिसको हम लोग लीचिंग बोल सकते हैं इंग्लिश में। क्या बोल सकते हैं बेटा? लीचिंग बोल सकते हैं। तो अयस्कों से अशुद्धियों को निकालने का कितना प्रोसेस है? दो, भौतिक और रासायनिक। भौतिक में हाथ से चुनकर, गुरुत्व पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, फेन प्लवन विधि और द्रवीकरण। और रासायनिक विधि में निछालन यानी कि लीचिंग। तो बेटा हाथ से चुनकर काफी इजी प्रोसेस है। इसे प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या बोलते हैं? प्राइमरी ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं, प्राथमिक उपचार भी बोल सकते हैं। ये काफी सिंपल और सरल विधि है। अयस्क में यदि किसी बड़े आकार के अशुद्धि, पत्थर, मिट्टी के टुकड़े होते हैं तो उसे सिंपल हाथ से चुनकर अलग कर देना। हाँ, हैंड पिकिंग या हाथ से चुनकर जो अलग करने की विधि है इसे प्राथमिक उपचार या प्राइमरी ट्रीटमेंट के नाम से, प्राइमरी ट्रीटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप लोग समझ रहे हैं। तो इसमें हम लोग एक एक करके सभी का अभी स्टडी करेंगे। ये समझ चुके आप लोग? समझ चुके हैं? कॉपी कीजिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो पहला आप लोग का विधि है बाय हैंड पिकिंग, हाथ से चुनकर, हाथ से चुनकर, हैंड पिकिंग। काफी सिंपल विधि है। इसे प्राइमरी ट्रीटमेंट या प्राथमिक उपचार भी कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? प्राथमिक उपचार, प्राथमिक उपचार, प्राइमरी ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। यानी कि अयस्क में यदि बड़े आकार के अशुद्धि, मिट्टी के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े, कंकर के टुकड़े अगर बड़े आकार के हैं तो उसे हाथ से चुनकर अलग किया जा सकता है और इसे प्राथमिक उपचार के भी नाम से जाना जाता है। किस उपचार के नाम से? प्राथमिक उपचार के नाम से जाना जाता है। तो अयस्क में उपस्थित बड़े आकार के मिट्टी के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े और कंकर और या किसी भी अशुद्धि जैसे टुकड़े को बड़े आकार में जो हो उसको हाथ से चुनकर अलग कर दिया जाता है अयस्क से। इस विधि को प्राथमिक उपचार या प्राइमरी ट्रीटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्राथमिक उपचार है, काफी सिंपल और सरल विधि है। इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज है। इसको कॉपी कर लिए हैं, कॉपी कर लीजिए इसको। गुरुत्व पृथक्करण, गुरुत्व पृथक्करण, ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन, यानी कि गुरुत्व पृथक्करण विधि। काफी सिंपल विधि है, सरल विधि है। इस विधि में क्या किया जाता है कि अयस्क के छोटे छोटे चूर्ण को बहती हुई जलधारा में धीरे धीरे क्या करते हैं? धोते हैं। धीरे धीरे क्या करते हैं? धोते हैं।
धीरे धीरे धोते हैं। जब धोते हैं तो बहती हुई जलधारा में अगर अशुद्धि हल्का होता है तो जल के साथ बहकर दूर हो जाता है, और यदि अयस्क भारी है तो अयस्क नीचे क्या हो जाता है, बैठ जाता है, जल के साथ बहकर दूर नहीं जाता है। यह विधि ग्रेविटी सेपरेशन या गुरुत्व पृथक्करण विधि। आप कहेंगे कैसे? मान लीजिए कि बहती हुई जलधारा में हम अयस्क को यहाँ पे धो रहे हैं, तो जो भारी टुकड़े होंगे नीचे बैठेंगे किसके कारण? ग्रेविटी के कारण, और जो हल्के अशुद्धि होंगे वो जल के साथ बहकर दूर चले जाएंगे। आप कहेंगे कि सर यदि अयस्क हल्का हो और अशुद्धि भारी हो तो क्या होगा? सिंपल है कि अशुद्धि नीचे बैठ जाएगा और जल के साथ अयस्क बहकर चला जाएगा। मतलब इस विधि में नीचे जो भी बैठ रहा है किसके कारण? ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो क्या करते हैं, अयस्क के छोटे छोटे पहले महीन टुकड़े कर लेते हैं क्रशर में, और उन टुकड़ों को बहती हुई जलधारा में क्या करते हैं? धोते हैं। जब बहती हुई जलधारा में धोते हैं तो भारी अशुद्धि जो होती है या भारी अयस्क जो होता है जलधारा के नीचे पेंदी में बैठ जाता है, और हल्की अशुद्धियां जो होती है जलधारा के साथ बहकर कुछ दूर चला जाता है। और इस विधि द्वारा अशुद्धि को अलग करना क्या कहलाता है? गुरुत्व पृथक्करण या ग्रेविटी सेपरेशन। हैव यू अंडरस्टूड? क्या आप समझ चुके हैं? समझ लिए हैं? तो चलिए इसके बारे में लिखते हैं। तो इस विधि द्वारा हेमेटाइट और कैसिटेराइट जैसे अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। क्या किया जाता है? चूर्णित अयस्क, हमें बताया है कि चूर्णित अयस्क को चलती हुई या बहती हुई जल के धारा में क्या करते हैं? धोते हैं। जब बहती हुई या चलती हुई जल धारा में धोते हैं, ऐसा करने से क्या होता है? हल्की अशुद्धि जल के साथ बह जाते हैं, और भारी जो अयस्क होते हैं या इसके कण होते हैं वो क्या होते हैं? नीचे बैठ जाते हैं। इस विधि को बोलते हैं गुरुत्व पृथक्करण विधि। आप कहेंगे गुरुत्व पृथक्करण विधि क्यों? तो जो भारी अयस्क थे वो नीचे इसलिए बैठे क्योंकि गुरुत्वाकर्षण लगा। इस विधि द्वारा हम लोग हेमेटाइट जैसे अयस्क और कैसिटेराइट जैसे अयस्कों का सांद्रण करते हैं, यानी इनसे अशुद्धियों को निकालते हैं। या कह सकते हैं इस विधि द्वारा कैसे अयस्कों का, सामान्यतः ऑक्साइड अयस्क, कौन अयस्क? ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि द्वारा करते हैं? गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा। इस विधि में अयस्क के चूर्ण को बहती हुई जलधारा में धोते हैं। कैसे जलधारा में धोते हैं? बहती हुई जलधारा में जब धोते हैं तो भारी अशुद्धियां क्या होती है? भारी अयस्क जो होते हैं पेंदी में नीचे बैठ जाते हैं, और हल्की अशुद्धियां जल के साथ बहकर दूर चली जाती है। इस विधि को गुरुत्व पृथक्करण विधि कहते हैं। नीचे इसलिए बैठता है भारी अयस्क गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, इसलिए इसे बोलते हैं गुरुत्व पृथक्करण विधि। इस विधि द्वारा हेमेटाइट और कैसिटेराइट जैसे अयस्कों का भी और ऑक्साइड जैसे अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। ये आप लोग समझ चुके हैं? इसको कॉपी कर लिए, कॉपी कीजिए। चलिए हटा देते हैं इसके सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, चुंबकीय पृथक्करण। तो चुंबकीय पृथक्करण अधिकतर लौह अयस्कों के लिए किए जाते हैं। कैसे अयस्कों के लिए किए जाते हैं? लौह अयस्क, यानी आयरन के अयस्कों के लिए अधिकतर ये उपयोग में लाए जाते हैं और उसके लिए किए जाते हैं। ये काफी सिंपल विधि है। आप लोग बैक क्लास में भी, पिछले क्लास 10th में भी पढ़े होंगे कि दो रोलर लेते हैं, उस पे एक पट्टा लगाते हैं, और पट्टा लगाकर अयस्क के चूर्ण को पट्टे पर गिराते हुए धीरे धीरे नहीं तेजी से पट्टा को घुमाते हैं। जब पट्टा को तेजी से घुमाते हैं तो जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं रोलर के नजदीक गिरते हैं, और जो अचुंबकीय पदार्थ होते हैं रोलर से दूर जाकर गिरते हैं। इस विधि द्वारा अयस्कों का सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण या मैग्नेटिक सेपरेशन विधि कहलाता है। काफी सिंपल विधि। इस विधि द्वारा लौह अयस्कों का अधिकतर सांद्रण किया जाता है। तो चलिए यहाँ फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। आपके इस पे एक दो हम यहाँ पे रोलर लिए हैं, एक ये रोलर लिए हैं, रिंग लिए हैं, और एक ये जो रिंग या रोलर है चुंबकीय पदार्थ का है, और ये जो रिंग या रोलर है अचुंबकीय पदार्थ का। आप कहेंगे सर
दोनों चुंबकीय पदार्थ का नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चुंबकीय हो सकता है, लेकिन चुंबकीय होना जरूरी है, इसमें चुंबकीय होना जरूरी है। अब देखिए ध्यान से, इस पट्टे को इस चुंबकीय रोलर की दिशा में घुमाते हैं तेजी से, देखिए ऐसे एरो का निशान दिए हैं, तेजी से क्या करते हैं, घुमाते हैं, और इस पट्टे पर अयस्क के चूर्ण को धीरे धीरे क्या करते हैं, गिराते हैं। जब अयस्क के चूर्ण को गिराते हैं तो ये पट्टा के साथ इधर आएगा, जो इसमें अयस्क के कण चुंबकीय होंगे, यानी चुंबक से आकर्षित होने वाले होंगे, वो चुंबक के रोलर के में सटा हुआ रहना चाहेंगे और चुंबक के रोलर के नजदीक आकर गिरते हैं। और जो अचुंबकीय पदार्थ होते हैं, रोलर जो ये इस रोलर से कोई उसको वास्ता नहीं है, इसमें नहीं चिपक सकता, आकर्षित नहीं होता है, तो रोलर से दूर जाकर क्या होता है, गिरता है। चलते हुए पट्टा पे अगर हम इस पे अगर चलते हुए पट्टा पे इस प्लास्टिक के मार्कर को रखें तो पट्टा इसे इधर क्या करेगा, दूर ऐसे फेंक देगा, क्या करेगा, दूर फेंकेगा, क्या करेगा, को क्या करेगा, दूर स्ट्राइक करेगा। लेकिन यही मेटल या लोहे का यहाँ पे अगर हम लोग छोटा रड लेकर अगर चलते हैं तो यहाँ पर इसमें आकर्षित होगा और साथ ही इधर आकर्षित होते आएगा, लेकिन यहाँ जैसे संपर्क टूटेगा नीचे गिर जाएगा। तो इस विधि द्वारा अगर चुंबकीय पदार्थ जो होगा, तो चुंबकीय पदार्थ जो होगा अयस्क में या लौह पदार्थ जो होंगे यहाँ रोलर के नजदीक गिरेंगे, अचुंबकीय पदार्थ या अशुद्धि जो होंगे वो क्या होंगे, रोलर से दूर जाकर गिरेगा। इस विधि द्वारा अयस्क का सांद्रण क्या कहलाता है, चुंबकीय पृथक्करण विधि। यह विधि वैसे अयस्कों के लिए अपनाया जाता है जो अधिकतर लौह चुंबकीय होते हैं, यानी चुंबकीय होते हैं। लोहे के अयस्कों के लिए यह विधि अपनाया जाता है। द्वारा वोल्फ्राम, कैल्सिटेराइट, आयरन के अयस्क इत्यादियों का सांद्रण किया जाता है। वोल्फ्राम, कैल्सिटेराइट, आयरन के अयस्कों का सांद्रण इस विधि द्वारा किया जाता है। किस विधि द्वारा, चुंबकीय पृथक्करण। इसका डेफिनेशन, इसका लैंग्वेज आप लोग समझ चुके होंगे कि अयस्क दो रोलर लेते हैं, चुंबकीय अचुंबकीय, इस पे पट्टा चढ़ा के तेजी से घुमाते हुए पट्टा पे अयस्क के चूर्ण को गिराते हैं। जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं अयस्क में, वो रोलर के नियरेस्ट नजदीक गिरते हैं और अशुद्धि या अचुंबकीय पदार्थ रोलर से दूर जाकर गिरते हैं। इस विधि को चुंबकीय पृथक्करण विधि कहते हैं। इस विधि द्वारा एग्जांपल में देख सकते हैं वोल्फ्राम FeWO4 और कैल्सिटेराइट और यानी टीन के अयस्क है, और आयरन के अयस्क जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट का भी सांद्रण किया जाता है। तो इसके बाद है हम लोग का कौन विधि, फेन प्लोवन विधि। इसको हटा दें, कॉपी सब लोग कर चुके हैं, तो नेक्स्ट होगा फेन प्लोवन विधि। फेन प्लवन विधि या फेन प्लवन। चौथा क्या विधि है, फेन प्लवन, फोर्थ फ्लोटेशन। फोर्थ फ्लोटेशन या फेन प्लवन विधि। इस विधि के द्वारा हम लोग सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करते हैं। किस अयस्क का सांद्रण करते हैं, सल्फाइड अयस्कों के लिए स्पेशली ये होता है। तो इस विधि में एक टब लेते हैं, एक गमला लेते हैं, उस टब में अयस्क के चूर्ण को घोल देते हैं, वाटर में, जल में घोलकर, और उसमें कुछ तेल, 1 या 2 बूंद ऐसे तेल मिलाते हैं, पाम ऑयल या बादाम का तेल या कोई भी ऐसे तेल या वसा या फैट उसमें मिक्स करते हैं जिससे झाग उत्पन्न हो। जरूरी नहीं कि किसी पर्टिकुलर तेल किसी चीज का मिलाए, ऐसे तेल मिलाए जो झाग उत्पन्न कर सके, और उसमें नली के सहारे तेज हवा का झोंका प्रवाहित करते हैं। तो होता क्या है, झाग उत्पन्न होता है, झाग के साथ हल्की अयस्क जो होते हैं झाग के साथ होते हैं, ऊपर तैरने लगते हैं और भारी अशुद्धियां पेंदी में बैठ जाती है। उस झाग को छान कर धोकर सुखा लेते हैं और क्या प्राप्त करते हैं, शुद्ध अयस्क या सांद्र अयस्क प्राप्त करते हैं। इस विधि को बोलते हैं फेन प्लवन विधि। तो यहाँ हम लोग फिगर्स इसको समझेंगे। किससे समझेंगे, फिगर्स। तो इसमें क्या मिला दिए हैं, अयस्क का जलीय गुण, अयस्क का जलीय गुण, कैसा गुण, जलीय गुण या विलीन, और इसमें 2 या 3 बूंद ऑयल या फैट मिला देते हैं, तेल, झाग उत्पन्न करने वाला तेल, और एक नदी के सहारे जब तेज हवा का झोंका इसमें प्रवाहित करते हैं तो झाग बनता है। क्या बनता है, झाग। झाग के साथ
अयस्क जो हल्की होती है वो कहता भाग मिल्खा भाग। झाग के साथ क्या कहता भाग मिल्खा भाग। और शुद्ध अयस्क जो होते हैं झाग के साथ ऊपर तैरने लगते हैं, और उसमें जो अशुद्धि बचती है वो पेंदी में क्या हो जाती है, शांत बैठ जाती है। इस प्रकार शुद्ध अयस्क ऊपर झाग के साथ और अशुद्धि नीचे पेंदी में बैठ जाता है। अब हम क्या करते हैं, इस झाग को छानकर सुखा लेते हैं, शुद्ध अयस्क प्राप्त होता है। इस विधि को फेन प्लवन विधि या फ्लोटेशन विधि कहते हैं। यह विधि स्पेशली सल्फाइड अयस्कों के लिए किया जाता है। किस अयस्क के लिए किया जाता है, सल्फाइड अयस्क। एक टब लिए, इस टब में अयस्क के जलीय घोल लिए, उसमें 2-3 बूंद नारियल या पाम ऑयल या बादाम का तेल मिला देते हैं, जिससे ऐसे तेल मिलाएंगे, स्पेशली जो ऐसे जरूरी नहीं, ऐसे तेल मिलाएंगे जिससे झाग उत्पन्न हो सके, और तेज हवा का झोंका इसमें हम लोग प्रवाहित करते हैं तो झाग बनता है। और झाग हम लोग जानते हैं ऊपर जाता है, और झाग क्या होता है, शुद्ध अयस्क को ऊपर लेकर चला जाता है, शुद्धिया पेंदी में बैठ जाती है। शुद्ध अयस्क को झाग के साथ छानकर अलग कर लेते हैं, सुखा लेते हैं। यह विधि फेन प्लवन या फ्लोटेशन विधि कहलाता है। यह विधि सल्फाइड अयस्कों के लिए अपनाया जाता है। किस अयस्कों के लिए, सल्फाइड अयस्कों के लिए। विधि द्वारा कॉपर पाइरेट, CuPH2, जिंक ब्लेंड, ZnS और गैलेना, ये सल्फाइड अयस्क। तो सल्फाइड, इस ऐसे सल्फाइड अयस्कों का सामना इस विधि द्वारा किया जाता है। जैसे कॉपर पाइरेट का सामना करना है तो कॉपर पाइरेट को वाटर में घोलकर इस टब में रखें, टब में रख के इसमें कुछ तेल डालेंगे, ऐसे फैट वसा डालेंगे और तेज का हवा का झोंका प्रवाहित करेंगे, तो कॉपर पाइराइट, शुद्ध कॉपर पाइराइट क्या होगा, झाग के साथ ऊपर चला जाएगा, जिसे छानकर धोकर सुखाकर अलग कर लेंगे, और उसमें जो भारी अशुद्धियां होंगी पेंदी में बैठ के रह जाएगी। तो इस विधि द्वारा हमको नहीं लगता है कि आपको डेफिनेशन लिखवाना पड़ेगा, नहीं लिखवाना पड़ेगा, काफी आसान है। टब लेंगे, टब में क्या लेंगे, अयस्क का जलीय घोल, इसमें क्या मिलाएंगे, फैट वसा मिलाएंगे या तेल मिलाएंगे जिससे झाग उत्पन्न हो सके। एक नली से तेज हवा का झोंका प्रवाहित करेंगे तो झाग के साथ शुद्ध अयस्क ऊपर तैरने लगेगा और अशुद्धियां नीचे पेंदी में बैठ जाएगी। इस विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क, किस अयस्क, एकदम इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि फेन प्लवन विधि द्वारा कैसे अयस्कों का शांतन किया जाता है, तो किस अयस्क का, सल्फाइड। आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं, समझ गए हैं। हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, चलिए हटा देते हैं। और पांचवा जो है द्रवीकरण विधि, कौन विधि, द्रवीकरण। द्रवीकरण विधि का उपयोग तब किया जाता है, द्रवीकरण विधि का उपयोग तब किया जाता है जब अयस्क या मेटल, अयस्क का गलनांक जो हो अशुद्धि के गलनांक से कम, अयस्क का गलनांक जो हो अशुद्धि के गलनांक से, अशुद्धि के गलनांक से क्या हो, कम हो, यानी अयस्क का गलनांक कम हो, अशुद्धि का गलनांक अधिक हो, तब हम लोग द्रवीकरण या लिक्विडेशन विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में करते क्या है, तो एक ढालावदार चूल्हे पर, ढालूनुमा चूल्हे पर अयस्क के टुकड़े को रखकर नीचे से क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं, टुकड़े को रखकर क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं। जब हीटिंग करते हैं तो कम जिसका गलनांक है या क्वथनांक है, कम गलनांक वाला जो मेटल होगा क्या होगा, मेटल जो होगा कम गलनांक वाला या अयस्क पिघल कर क्या हो जाएगा, नीचे चला आएगा, और जो अशुद्धि होगी जिसका गलनांक उच्च होगा यहीं पे रुककर रह जाएगा। तो इस विधि को द्रवीकरण या लिक्विडेशन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपने एक डालडा में आपने कुछ कंकड़ मिला दिया, अब डालडा से कंकड़ को अलग करना है, तो अगर ढालूनुमा चूल्हे पर डालडे का मतलब कि सॉलिड जो टुकड़ा होगा उसको रख कर गर्म करेंगे तो डालडा पिघल कर नीचे चला जाएगा, क्योंकि डालडा का क्वथनांक कंकड़ के क्वथनांक से कम है और कंकड़ ऊपर ही रुक जाएगा। इसी प्रकार हम लोग अयस्क का भी, ऐसे अयस्क जिसके गलनांक कम हो और अशुद्धि गलनांक अधिक हो तो हीट करते हैं तो अयस्क पिघल कर नीचे बहने लगता है और अशुद्धियां क्या हो जाती है, ऊपर ही रुक जाती है। इस विधि को द्रवीकरण या लिक्विडेशन विधि कहते हैं। काफी इजी
आसान है। इस विधि का उपयोग वैसे धातु के अयस्कों के लिए किए जाते हैं जिस धातु का गलनांक क्या होता है, बहुत ही कम होता है, जिस धातु का गलनांक बहुत ही कम होता है। इस विधि द्वारा मरकरी, इसका गलनांक काफी कम होता है, और एंटीमनी, ऐसे धातुओं के अयस्कों का सांद्रण इस विधि द्वारा किया जाता है। क्या करेंगे, अयस्क को एक ढालावदार, अयस्क को किस पर रखेंगे, एक ढलावदार चूल्हे पर रखेंगे। कैसे अयस्कों के लिए, जिसमें अयस्क का गलनांक कम हो और अशुद्धि का गलनांक अधिक हो। जब एक ढलावदार चूल्हे पर रखकर नीचे से गर्म करते हैं तो अयस्क जो होता है पिघल कर क्या होता है, नीचे बहने लगता है, और अशुद्धियां क्या होती है, ऊपर ही रुक जाती है। इस विधि को द्रवीकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि अयस्क द्रव के रूप में बहकर नीचे जा रहा है। इस विधि द्वारा कम गलनांक वाले, अधिकतर कम गलनांक वाले, जैसे कि पारा हो गया, मरकरी जिसको बोलते हैं Hg, और एंटीमनी Hb इत्यादि जैसे धातुओं का क्या किया जाता है, सांद्रण या कंसंट्रेशन किया जाता है। समझ चुके होंगे, समझ गए हैं। आगे रासायनिक विधि, कौन विधि है, रासायनिक विधि, हटा दिए। लास्ट है रासायनिक विधि, कौन विधि, रासायनिक विधि, केमिकल प्रोसेस, जिसमें हम लोग को वेरी इंपॉर्टेंट है निक्षालन, यही है निक्षालन या लीचिंग बोलते हैं इसमें, क्या बोलते हैं इसको, लीचिंग। लीचिंग क्या है, लीचिंग, तो इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, अयस्क का अभिक्रिया, इस ऐसे अभिकर्मक से अभिक्रिया कराते हैं अयस्क का, जो अयस्क से क्या करता है, जो क्या करता है, अयस्क से तो अभिक्रिया करके जल में विलीय यानी जल में घुलनशील प्रतिफल बना लेता है, लेकिन अशुद्धियों से अभिक्रिया नहीं करता है। यानी कि अयस्क जो होता है अभिक्रिया करके प्रतिफल बना लेता है, लेकिन उसमें उपस्थित अशुद्धि जो है वो प्रतिक्रिया नहीं करता है। इस विधि का उपयोग एल्युमिनियम के जो भी अयस्क होते हैं उसके सांद्रण के लिए, सिल्वर के अयस्क और गोल्ड के अयस्कों के सांद्रण के लिए किया जाता है। ध्यान रहे कि इस विधि का उपयोग तब करते हैं जब अयस्क के धातु जो है, अयस्क धातु और अशुद्धि, अयस्क में उपस्थित धातु और अशुद्धि दोनों के रासायनिक गुण जो है दोनों के क्या होने चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। अयस्क में उपस्थित धातु और अशुद्धि दोनों का रासायनिक गुण कैसा होना चाहिए, अलग अलग, नहीं तो पता चलेगा दोनों का रासायनिक गुण समान है तो दोनों अभिक्रिया किए साथ साथ अभिक्रिया करके प्रतिफल बना लेगा, तो दोनों में कोई अलग होगा। एग्जाम्पल के तौर पे दो लड़का है, दो मित्र है, दोनों को अगर हम लोग 10 छड़ी मारते हैं, 10 डंडे मारते हैं, तब क्लास से बाहर निकल के चला जाता है, तो दोनों की जोड़ी को तोड़ा जा सकता है नहीं ना, लेकिन दोनों में करेक्टर ये रहे कि 5 छड़ी मारे तो क्लास से निकल जाए, को 10 छड़ी मारे तब निकले, तो मारना जब शुरू करेंगे तो 5 छड़ी में ही निकल जाएगा, यानी जोड़ी टूट गया, एक तो बैठे रह जाएगा, एक अलग हो गया। दोनों को अलग करना है तो दोनों का करेक्टर क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, दोनों का रासायनिक गुण क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि दो बच्चे हैं एक ही साथ रहते हैं, दोनों का जोड़ी तोड़ना है तो दोनों का करेक्टर एक जैसा होना चाहिए। अब मान लीजिए दोनों समान पिटौल है, खूब मारते हैं, तब यहां से जाता है तो दोनों साथ ही जाएगा। एक कम पिटौर एक अधिक पिटौर तो मारेंगे तो कम पिटौर वाला जल्दी भाग जाएगा, अधिक पिटौर वाला बैठे रहेगा, तो करेक्टर दोनों का अलग अलग है तो अलग अलग हो सकता है। तो इस विधि द्वारा वैसे अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जिसमें उपस्थित धातु, अयस्क में उपस्थित धातु का रासायनिक गुण और अशुद्धि का रासायनिक गुण क्या होना चाहिए, बिल्कुल अलग होना चाहिए। तो किसी अभिकर्मक से अभिक्रिया करे तो धातु अभिक्रिया कर ले या अयस्क अभिक्रिया करके प्रतिफल बना ले और अशुद्धियां प्रतिफल नहीं बने, तो इस विधि को निक्षालन या लीचिंग कहते हैं, निक्षालन या लीचिंग कहते हैं। तो आई होप दैट, मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे से अयस्कों का सांद्रण समझे होंगे। अयस्कों का सांद्रण, अयस्क अशुद्धि को निकालना क्या कहलाता है, अयस्क का सांद्रण। अयस्क में जो अशुद्धि निकलता है उस अशुद्धि को गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं या अधात्री कहते हैं। अयस्कों का सांद्रण कितने प्रकार से कर सकते हैं,
दो प्रकार से, भौतिक विधि और रासायनिक विधि। भौतिक विधि में पहला था हाथ से चूनकर, दूसरा था गुरुत्व पृथक्करण विधि, तीसरा था चुंबकीय पृथक्करण विधि, चौथा था फेन प्लवन विधि और पांचवा था द्रवीकरण विधि। और रासायनिक विधि में इकलौता था हम लोग का निक्षालन या लीचिंग। तो समझ चुके हैं। तो अब अयस्कों के सांद्रण के बाद सांद्र अयस्क मिला है। क्या मिला है? सांद्र। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सांद्र अयस्कों का किस प्रकार जारण निष्कापन करते हैं, जारण या निष्कापन करते हैं। तो आज का चैलेंजिंग आप लोगों का क्वेश्चन है कि कॉपर का निष्कर्षण हाइड्रो धातुकरण विधि द्वारा किया जाता है, लेकिन जिंक का निष्कर्षण हाइड्रो धातुकरण विधि द्वारा नहीं किया जाता है, क्यों? फिर से क्वेश्चन है एनसीईआरटी का द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कॉपर का निष्कर्षण हाइड्रो धातुकरण विधि द्वारा किया जाता है, लेकिन जिंक का निष्कर्षण हाइड्रो धातुकरण विधि द्वारा नहीं किया जाता है। इस क्वेश्चन का व्याख्या करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।